विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान के अपोहा तंत्र को 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। कितने भागों में? यानी राजस्थान के अपोहा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले है आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र, और नंबर 2 पर है बंगाल की खाड़ी की नदियों का तंत्र, और नंबर 3 पर है अरब सागर की नदियों का तंत्र। यानी राजस्थान के अपोहा तंत्र को 3 भागों में से विभाजित किया गया है, यानी 3 भागों में से बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र, और नंबर 2 पर है बंगाल की खाड़ी की नदियों का अपोहा तंत्र। इसके बाद नंबर 3 पर है अरब सागर की नदियों का तंत्र। यानी वे नदियां सबसे पहले हम देखेंगे कि आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र लगभग 60% क्षेत्र राजस्थान में आंतरिक नदियों का तंत्र पाया जाता है। और बंगाल की खाड़ी की नदियों का हम बात करें तो लगभग 23% है, और अरब सागर की हम बात करें तो लगभग 17% अरब सागर की नदियों का पाया जाता है। तो आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र है वो लगभग राजस्थान में 60% पाया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि आंतरिक नदियों का मतलब यह है कि वे नदियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र या महासागरों तक अपना जल नहीं ले जा पाती है, या फिर बीच ही रास्ते में वह विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदियों का जो तंत्र है उसे आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र। यानी राजस्थान में कौन कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, और जो राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आंतरिक नदियों का जो प्रवाह तंत्र है वो लगभग 60% क्षेत्रफल में, यानी 60% का जो भाग है वह आंतरिक नदियों का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र। आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। इसके लिए एक बहुत ही शानदार क्या है, ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर। यानी आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र, आंतरिक नदियां उसे कहेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल किसी सागर या महासागर तक अपना जल नहीं ले जा पाती है, बीच ही रास्ते में वो विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदियों को हम क्या कहेंगे? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहेंगे। और आंतरिक प्रवाह की नदियों की जो ट्रिक मैंने बनाई है वो ट्रिक है काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर। खटा गई
काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर। अब हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि का का कोड क्या है। का का कोड है दोस्तों कांकनी नदी। कौन सी नदी? कांकनी नदी। और कांकनी नदी का उद्गम होता है जैसलमेर से। जैसलमेर से। इसके बाद में का का कोड है कांकली नदी। कांतली नदी। और कांतली नदी का उद्गम होता है सीकर जिले से। इसके बाद में संघ का कोड है सागरमती। कौन सी मती? सागरमती। हाँ, सागरमती है अजमेर जिले से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में रूपा। रूपा का कोड है रूपनगढ़। कौन सी नदी? रूपनगढ़। और रूपनगढ़ नदी है अजमेर जिले में। अजमेर जिले में। इसके बाद में फिर रूपा से क्या बना? रूपा रेल बना। और रूपा रेल कहां पर है? अलवर में। यानी ये इसका उद्गम अलवर जिले से होता है। इसके बाद में साबी का कोड क्या है? साबी से बना साबी। और साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले से। इसके बाद में है मेंथा नदी। कौन सी? मेंथा। और मेंथा नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले से। इसके बाद में देखते हैं हम घर। और घर से बना घग्गर नदी। और घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र है यानी प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में है। तो हमने देखा कि काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर। यानी ये अपनी ट्रिक है आंतरिक नदियों का। आंतरिक जो नदियां हैं उनकी ट्रिक है कि काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर। अब हम इस ट्रिक को फॉलो करते हैं। सबसे पहले का का कोड है कांकनी नदी। कौन सी नदी? कांकनी नदी। और कांकनी नदी का उद्गम होता है जैसलमेर जिले से। इसके बाद में का से बना कांतली। कौन सी नदी बनी? कांतली नदी। और कांतली नदी का उद्गम होता है दोस्तों सीकर जिले से। इसके बाद में संघ से बना सागरमती। और सागरमती का उद्गम होता है अजमेर जिले से। इसी तरह से रूपा का कोड बना रूपनगढ़। और रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है अजमेर जिले से। इसके बाद में फिर रूपा से बना रूपा रेल। और रूपा रेल मतलब रूपा रेल नदी का उद्गम होता है अलवर जिले से। इसी तरह से साबी का कोड है साबी। और साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले से। इसी तरह से मेंथा से बना मेंथा नदी। और मेंथा नदी का उद्गम होता है जयपुर जिले से। और इस प्रकार घर से कोड बना घर का कोड बना घग्गर नदी। और जो हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में ये प्रवाह इसका होता है इस नदी का। तो ये हमने पढ़ी कि आंतरिक नदियों का जो प्रवाह तंत्र है लगभग 60% राजस्थान में पाया जाता है। और आंतरिक नदियां वे नदियां होती है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपना जल किसी महासागरों तक नहीं ले जा पाती है। यानी बीच ही रास्ते में वो विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदियों को हम कहते हैं आंतरिक नदियों का प्रवाह तंत्र। और ये है आंतरिक प्रवाह की मुख्य नदियां कि काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे घग्गर नदी को। किस नदी को पढ़ेंगे? घग्गर नदी को पढ़ेंगे जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों में। सबसे पहले हम बात करें तो
घग्गर नदी की। इसकी बात करेंगे, घग्गर नदी की बात करेंगे, जो राजस्थान में सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी है। देखिए, सबसे पहले घग्गर नदी का हम पढ़ेंगे कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है घग्गर नदी का उद्गम। घग्गर नदी का उद्गम, सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले घग्गर नदी का उद्गम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है। तो बहुत ही अच्छे तरह से आप समझ जाओगे कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास इसका उद्गम होता है। यानी सबसे पहले हमने बात की कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है। तो प्यारे दोस्तों, घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ी कालका माता मंदिर के पास से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो हमने सबसे पहले बात की कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो कालका माता के मंदिर के पास से हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ी से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद में नंबर 2 पर पॉइंट है कि राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है। राजस्थान में प्रवेश कहां पर करती है ये नदी। राजस्थान में प्रवेश की जब बारी आती है कि राजस्थान में ये नदी प्रवेश कहां करती है, तो हम देखते हैं कि राजस्थान में ये प्रवेश करती है टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील है, टिब्बी तहसील। टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव, तलवाड़ा गांव। यानी राजस्थान में घग्गर नदी प्रवेश करती है टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव। हाँ, टिब्बी बीमारी नहीं है, क्योंकि टिब्बी से क्या है, टिब्बी तहसील है, और एक को क्या है, बीबी। दोनों ही क्या है, ये खतरनाक बीमारी है। यानी टिब्बी और बीबी दोनों ही क्या है, खतरनाक बीमारी है। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, टिब्बी तहसील है। तो टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर इसी नदी के किनारे एक झील है, उस झील का नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील जो राजस्थान की सबसे निची झील है, जो राजस्थान की सबसे निची झील है। और सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील है। तो यानी इसी झील के किनारे, इसी नदी के किनारे एक तलवाड़ा झील का निर्माण होता है, और वो राजस्थान की सबसे नीची झील है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील है। इसके बाद हम चर्चा करें कि इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे एक दुर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है इसी नदी के किनारे। यानी इसी नदी के किनारे एक दुर्ग बना हुआ है, एक दुर्ग बना हुआ है, और उस दुर्ग का नाम है भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, भटनेर दुर्ग। यानी तो आपसे पूछा जाए कि भटनेर दुर्ग किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो आपको बताना है कि घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग बना हुआ है। अब हम भटनेर दुर्ग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भटनेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो भटनेर दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में
राजा भूपत सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? भूपत भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, बटनेर दुर्ग का। इसके बाद में यहाँ की मुख्य विशेषता है कि इस दुर्ग के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि 1398 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया गया तैमूर लंग के द्वारा। तैमूर लंग के द्वारा, यानी इस दुर्ग पर 1398 में तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया। और तैमूर लंग की एक आत्मकथा है तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी। तैमूरी में इसने कहा है कि इतना मजबूत व इतना सुरक्षित दुर्ग मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो ये किसने कहा था? तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में यह कहा था कि इतना बड़ा, इतना मजबूत व इतना सुरक्षित दुर्ग मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इसके बाद में इस दुर्ग की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग कहलाता है? बटनेर दुर्ग कहलाता है। तो इस दुर्ग की हम बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण 285 ईस्वी में लगभग भूपत सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया था। और इस दुर्ग के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। और 1398 ईस्वी में इस दुर्ग पर तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया गया और इसके समय ही भारत में सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था। और तुजुक ए तैमूरी में इसकी आत्मकथा है जिसमें इसने कहा कि इतना मजबूत व इतना सुरक्षित दुर्ग मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। यह दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहलाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि उत्तरी सीमा प्रहरी कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो आपको बताना है बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग है। और इसके बाद में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने इस पर विजय की। और जब विजय की तो मंगलवार का दिन था, इसलिए इस दुर्ग का नाम बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ दुर्ग इसका नाम रखा था। इसके बाद में यह नदी इस दुर्ग के पास आकर विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। जब बारिश का मौसम हो तो ये नदी कभी आती है, कभी जाती है, कभी आपको दिखती है, कभी नहीं दिखती है। इस तरह का इस नदी का क्या है? व्यवहार है। यानी कभी ये नदी आती है, कभी जाती है, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती है। तो इस प्रकार का इस नदी का क्या है? स्वभाव है। तो जब इस नदी में पानी की आवक ज्यादा हो, यानी जल की आवक ज्यादा हो, तो यह नदी चली जाती है पाकिस्तान तक। कहां तक चली जाती है? पाकिस्तान तक ये नदी चली जाती है। पाकिस्तान तक ये नदी चली जाती है। यानी जब इस नदी में पानी की आवक ज्यादा हो, यानी बारिश के मौसम में ये नदी चली जाती है, पाकिस्तान तक चली जाती है। तो ये हमने बात की कि राजस्थान में प्रवेश करती है ये नदी। हनुमानगढ़ जिला, टीबी तहसील, तलवाड़ा गांव में ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली या पाट कहा जाता है। और पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है और पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में, किस वेद में?
ऋग्वेद में इस नदी को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में इस नदी को सरस्वती, क्योंकि ये सरस्वती नदी का अवशेष है, सरस्वती या दृष्टवती कहा गया है। यानी ऋग्वेद में इसको सरस्वती या दृष्टवती कहा गया है, क्योंकि ये नदी सरस्वती नदी के क्या है? अवशेष है। इसके बाद में हम देखेंगे कि मनुस्मृति में इस नदी को क्या कहा गया है? तो मनुस्मृति में इस नदी को कहा गया है ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त इस नदी को कहा गया है। यानी सबसे पहले हमने पढ़ा कि इस नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ी कालका माता के मंदिर के पास इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि राजस्थान में प्रवेश कहां पर यह नदी करती है? तो राजस्थान में यह नदी टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ जिले में यह नदी प्रवेश करती है। इसके बाद में ऋग्वेद में इस नदी को सरस्वती या दृष्टवती के नाम से जाना जाता है और मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये नदी है घग्गर नदी, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के लगभग मध्य से ये गुजरती है। यानी ये नदी मध्य से होकर गुजरती है, जिसके बाईं ओर हनुमानगढ़ टाउन है और जिसके दाईं ओर हनुमानगढ़ जंक्शन है। तो आपसे पूछा जाए कि जब घग्गर नदी में जल की मात्रा अधिक हो यानी बाढ़ की संभावना हो, तो राजस्थान के में घग्गर नदी की बात करें तो बाढ़ कौन सी जिले में कहाँ आएगी? तो बाढ़ आएगी हनुमानगढ़ के जंक्शन में। यानी आपसे पूछा जाए कि घग्गर नदी में जब बाढ़ की संभावना हो तो राजस्थान के किस जिले में इस बाढ़ की ज्यादा संभावना है? तो बाढ़ की संभावना है हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन में। इसी तरह इसके अपोजिट एक प्रश्न और है कि लूनी नदी में जब बाढ़ की संभावना हो तो बाढ़ कहां पर आएगी? तो बाढ़ आती है बालोतरा बाड़मेर में। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि जब लूनी नदी में पानी या जल की मात्रा अधिक हो यानी बाढ़ की संभावना हो तब बाढ़ कहां पर आएगी? तो बाढ़ आती है दोस्तों बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आती है। और घग्गर नदी से पूछा जाए कि बाढ़ कहां पर आएगी? तो बाढ़ आएगी हनुमानगढ़ जंक्शन में। कहां पर आएगी? हनुमानगढ़ जंक्शन में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसी नदी के किनारे कुछ महत्वपूर्ण सभ्यता स्थित है। इसमें है प्रमुख कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। तो यहाँ से आप इसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है घग्गर नदी के किनारे। और पीलीबंगा और रंगमहल भी सभ्यता कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा और पीलीबंगा, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम देखेंगे कि घग्गर नदी है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो नाली का प्रदेश है, यानी नाली प्रदेश क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से फसल चावल है। यानी नाली प्रदेश में चावल की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, इसलिए इस प्रदेश को राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। राइस बेल्ट यानी यहाँ पर चावल की सर्वाधिक खेती की जाती है घग्गर नदी के नाली प्रदेश में, तो यहाँ पर इसको राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान है उसे क्या कहा जाता है? वगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वगी या वगी कहा जाता है इसके घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को। इसको घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को वगी या बग्गी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि घग्गर नदी की विशेषताएं क्या क्या है, यानी विशेषताएं क्या क्या है। तो आपको ये मालूम है कि एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से ये प्रवेश करती है। यानी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो
हिमालय से अपना जल लेकर आती है, यानी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से अपना जल लेकर आती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना जल हिमालय से लेकर आती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी जो राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र है। अगली इसकी विशेषता है कि इस नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। कितनी है? 465 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है, यानी तो घग्गर नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। और इसके बाद में हम देखेंगे कि इस नदी के उपनाम क्या क्या है, यानी उपनाम। सबसे पहले हम देखेंगे घग्गर नदी के उपनाम क्या है। उपनाम की जब बात आती है तो इस नदी को मृत नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, नट भी कहते हैं, सोतर भी कहते हैं और राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। राजस्थान का शोक भी कहा जाता है, यानी इस नदी को मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी और राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो घग्गर नदी को कहा जाता है। और आपसे पूछा जाए कि मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? तो घग्गर नदी को कहा जाता है। सोतर नदी, नट नदी, ये घग्गर नदी क्या है? उपनाम है। तो हमने आज चर्चा की है घग्गर नदी की, जो आंतरिक प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी है, यानी घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। तो है नदी कौन सी है? घग्गर नदी। हमने पढ़ा है कि इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ी से, कालका माता के मंदिर के पास से इस नदी का उद्गम होता है। यह राजस्थान के पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद ये नदी टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ जिले में ये प्रवेश करती है, जिसके किनारे तलवाड़ा झील है, जो राजस्थान की सबसे निचली झील है। इसी झील के थोड़ा सा आगे और चलें तो इसी झील के किनारे हनुमानगढ़ दुर्ग है, यानी कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग है, जो इसी नदी के किनारे है, जिसका निर्माण भूपत सिंह भाटी ने 285 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली या पाट कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो नाली प्रदेश है, यहाँ पर की जाने वाली प्रमुख खेती है चावल, जहाँ पर इस क्षेत्र को राइस बेल्ट के नाम से जाना जाता है। जब पानी की मात्रा यानी आवक ज्यादा हो, यानी तो इसका पानी चला जाता है पाकिस्तान, यानी गंगानगर के नूपगढ़ सूरगढ़ तहसील से होकर ये पानी चला जाता है पाकिस्तान में चला जाता है। और पाकिस्तान का स्थान है फोर्ट अब्बास। कौन सा है? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास तक इसका पानी चला जाता है, जहां पर इसके प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है अकरा। क्या कहा जाता है? अकरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये पाकिस्तान में एंट्री करती है। और इससे पहले कि इस नदी की विशेषताओं की हमने बात की कि एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर सीमा से प्रवेश करती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से अपना जल लेकर आती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय नदी है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, यानी राजस्थान की हम बात करें तो। और ऋग्वेद में इसका साक्ष्य मिला है, सरस्वती दृष्टवती कहा गया है, और मनुस्मृति में कहा गया है ब्रह्मवती के नाम से जाना गया है। और इस नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। तो हमने तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, यानी मुख्य दो जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले हैं। गंगानगर में हनुमानगढ़ जिले में ये प्रवाहित होती है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और तब तक आप बने रहे हमारी